जनाब उमर अब्दुल्ला साहब आपसे मुखातिब होंगे, अपना ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे। उसके बाद जो भी आपके सवालात होंगे वो आप एक एक करके पूछें। हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी सवाल हैं उनका हम जवाब दें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब। ठीक है, चलिए। आप सबका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अरसे के बाद आप सबों से इस तरह मुलाकात का मौका मिला है। ये इशू ऐसा है कि एक दो ट्वीट या पार्टी दफ्तर से एक स्टेटमेंट से शायद हम पूरी तरह से इस इशू को टच नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना हमने मुनासिब समझा। कुछ हफ्तों से पूरे जम्मू कश्मीर में एक उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। हर तरफ से देखें तो लोग परेशान हैं। हकीकत क्या है, सच क्या है, कोई नहीं जानता। अखबारों के ज़रिए एक लिस्ट छपता है, जिस लिस्ट में ये कहा जाता है कि फलाने लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा जमाए हुए बैठे हैं। उस लिस्ट में बहुत से ऐसे नाम हैं जिसमें मेरा भी घर शामिल है। पार्टी का दफ्तर का भी नाम कुछ अखबारों में आया। यहाँ तक कि अगर उस लिस्ट को गहराई से देखा जाए तो राजभवन, आईबी, आरएनएडब्ल्यू, यूएनओ, आर्मी पब्लिक स्कूल, इस तरह के भी नाम उस लिस्ट में दर्ज। उसके बाद वो लिस्ट गायब हो जाता है और फिर कोई दूसरा लिस्ट आ जाता है। अब हैरानगी की बात यह है कि परसों ही, क्योंकि जैसे मैंने कहा इन लिस्टों के बाद हर कोई परेशान हुआ, मेरी बहन खुद हाई कोर्ट गई, क्योंकि हम जानते थे कि जिस मकान का इस लिस्ट में जिक्र हुआ है गुपका रोड पे, उसकी लीज अभी भी बाज़ाब्ता इंटैक्ट है और उस लिस्ट पे कई साल अभी बाकी हैं उसको एक्सपायर होने में। तो हम ये जानते थे कि हमारा नाम उस लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए था, और अगर हमारे साथ ये हुआ है तो फिर बाकियों का भी इसी तरह का हाल होगा। तो मेरी बहन हाई कोर्ट गई सारे कागजात लेके, और हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर जो है वहाँ सुना दिया, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, उसका रिटर्न फॉर्म आ जाना चाहिए। लेकिन उस दौरान हैरानगी की बात यह है कि गवर्नमेंट के जो वकील हैं उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि ये लिस्ट जो है ये फर्जी लिस्ट है, और ऐसा कोई लिस्ट जो है गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया। हालांकि वो लिस्ट जो है मीडिया में खूब खाप चली और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, और जब उनसे पूछा गया कि ये लिस्ट नहीं तो कौन सा लिस्ट, तो वो खामोश रहे। तो इसमें फिर हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि पिछले कई दिनों से जो ये बुलडोज़र चलाने का सिलसिला चला है, ये किस बुनियाद पे हो रहा है। अगर जो लिस्ट फिलहाल पब्लिक डोमेन में हैं वो फर्जी लिस्ट हैं, और गवर्नमेंट ने खुद हाई कोर्ट में ये कहा कि इन लिस्टों पे इंक्वायरी हो रही है, तो जहां जगह जगह बुलडोज़र भेजे जा रहे हैं वो किस बुनियाद पे। अगर कोई लिस्ट है जो कि गवर्नमेंट लिस्ट जेन्युइन मानती है, जब गवर्नमेंट कहती है कि ये लिस्ट सही है, तो वो लिस्ट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं? क्योंकि जहां ये लोग बुलडोज़र लेके जा रहे हैं वहां कोई कागजी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अपने रिश्तेदारों का मिसाल आपको दे सकता हूं। जब ये नीडोज गए वहां अपना बुलडोज़र लेके, जिसमें आप सबों को पहले बताया गया, वहां जो रहने वाले लोग थे उनको पता नहीं था, लेकिन आप सबों को पता था। वहां जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती जो है गेट तो खोला गया और वहां बुलडोज़र अंदर लिया गया। अफसर को जब कहा कि ना हमारे पास कागज़ हैं, आप हमारे कागज़ देखिए,
अफसर ने कागज देखने से इनकार किया, कहा मुझ पे प्रेशर है, मुझे कुछ करना है, और फिर उन्होंने अपना बुलडोजर इस्तेमाल किया। और ये एक जगह नहीं, ये कई जगहों से ये खबरें आ रही हैं। हमारे भी फ़ोन काफ़ी बजे जिसमें लोगों ने हमें कहा जनाब ये मेरी मलकियती ज़मीन है, मेरे पास इस ज़मीन के कागज़ हैं, लेकिन हुकूमत वाले आए और उन्होंने हमारी ज़मीन जो है उसमें उन्होंने वहाँ पे बुलडोज़र चलाया। कहीं पे भी नोटिस नहीं। चाहे मैं नीडोज़ की बात करूं या पिछले दिनों जो सागर साहब के साथ हुआ, सागर साहब और उनके घर वालों से जब मैंने बात की और उनसे पूछा क्या आपको कोई नोटिस मिला, उन्होंने कहा कोई नोटिस नहीं, हम श्रीनगर में थे ही नहीं, पीछे से बुलडोज़र लेके आए और उन्होंने अपना काम कर लिया। कोई लिस्ट नहीं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई नोटिस नहीं, तो फिर कहाँ? क्या कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई प्रोसीजर नाम का कोई चीज़ नहीं? क्या ये हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो पहले नोटिस इशू करें और रिटर्न में नोटिस इशू करें? जहाँ तक मैं जानता हूँ नोटिस जो है सिर्फ ज़बानी नहीं होता, नोटिस का जो है रिसीप्ट आपको हासिल करना होगा। अब अगर हुकूमत कहती है कि सागर साहब को उन्होंने 3 महीने पहले नोटिस दी, तो मेहरबानी करके उस नोटिस का रिसीट दे दीजिए, हमें दिखाइए कि आपने नोटिस दिया। और यहाँ तक भी जहाँ तक मैं प्रोसीजर जानता हूँ, अगर नोटिस रिसीव करने से कोई इनकार करे या नोटिस का रिसीप्ट ना मिले, तो आपको वो नोटिस उस घर के या उस ज़मीन के गेट पे चिपकाना पड़ता है। चिपकाने के बाद इट इज़ डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड। क्या इन घरों पे कहीं पे भी आपने गेट पे नोटिस चिपकाया? क्या ये तमाशा करने से पहले आपने खुद अपने कानून को देखा? या यहाँ पे एक लॉलेस सोसाइटी हम कायम कर रहे हैं, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां आप चाहें अपना बुलडोजर लें, मीडिया को आप साथ चलाइए और उसके बाद कोई सवाल ना करे। सबको डराया धमकाया हुआ है कि आप सवाल करोगे तो बुलडोजर आपके यहां पहुंचेगा। अब मैं जानता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये होगा कि पता नहीं कहां पे और ये बुलडोजर चलाने का काम करेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो लोगों के सामने रखना होगा। पता नहीं अगर ये शिकायतें आप तक पहुंच रही हैं या नहीं, लेकिन हमें तो कई जगहों से अब शिकायतें ये आ रही हैं कि ये अब एक करप्शन का एक जरिया बन गया है। कहीं ग्रास रूट लेवल पे अफसर जो हैं अब इस चीज़ को, अब क्योंकि लिस्ट कहीं पब्लिक डोमेन में है नहीं, तो अब टेलीफोन के जरिए लोगों को कहा जा रहा है आपका नाम लिस्ट में है, आप ऐसा करो कनाल एक कनाल के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे दो, हम आपका नाम जो है लिस्ट से निकालेंगे, आपको कोई छेड़ेगा नहीं। और ये एक जगह से नहीं, श्रीनगर और श्रीनगर के बाहर कई जगहों से अब ये खबरें आ रही हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, किसी को पता नहीं कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है और प्रोसीजर क्या है। इसलिए हम अपने तरफ से आज गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि ये जो सबको डराने का, धमकाने का और परेशान करने का एक मुहिम चलाया जा रहा है, इसको मेहरबानी करके रोक दीजिए। हम में से कोई इस हक में नहीं है कि किसी का भी गैर कानूनी तौर सरकारी ज़मीन पे कब्जा होना चाहिए। हमारा ये मकसद नहीं है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि जहां पे लोगों ने कब्जा किया हो उनको वो कब्जा करने की खुली छूट दी जाए, लेकिन रोकने का भी एक तरीका होता है, डराने धमकाने से नहीं। बुलडोज़र जो है आपका पहला कदम नहीं होना चाहिए, बुलडोज़र आपका आखिरी कदम होना चाहिए। इसलिए हम हुकूमत से आज कहना चाहते हैं कि फ़िलहाल ये बुलडोज़र भेजने का आप सिलसिला रोक दीजिए। आप एक काम करिए, आपने अभी तक तो पिछले ही सैटरडे को आपने हाई कोर्ट में कहा कि अभी तक फ़िलहाल जो लिस्टें पब्लिक डोमेन में आई हैं वो फॉर्ज्ड हैं, वो फॉर्जरी हैं, वो गलत हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं ये जो आप अभी तक डेमोलिशन कर रहे हो वो किस लिस्ट के बुनियाद पे कर रहे हो? वो लिस्ट जो है उनको पब्लिक डोमेन में डालिए, उनको आप ओन करिए, कहिए कि ये लिस्ट है, इस लिस्ट की हमने वेरिफिकेशन की है, ये लिस्ट जो है हम कहते हैं कि फलाने लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर जो है सरकारी ज़मीन पे कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। उसके बाद जिन लोगों के नाम उन लिस्टों में दर्ज हैं
उनको कम से कम आप 4 से 6 हफ्ते का वक्त दीजिए, ताकि अगर उनके पास कागज हैं अपने क्लेम को साबित करने का कि वो वहां पे गैर कानूनी तौर नहीं बैठे हैं, आप अफसरों को मुकर्रर करिए, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो इख्तियारात दे दीजिए ताकि वो कागज वेरीफाई करें, और अगर हम उन लोगों के पास सही क्लेम हो उनको इस लिस्ट से निकाला जाए। जिन लोगों के पास अपनी वो कब्जे की जमीन के कागज नहीं हैं या वो क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप नए सिरे से उनको नोटिस निकालिए और उनसे कहिए कि ये तमाम तहकीकात करने के बाद आप इस फलाने जमीन के प्लॉट पे जो है गैर कानूनी तौर बैठे हैं। फिर उनको मौका दे दीजिए कि वो खुद अपनी मर्जी से वो जमीन का हिस्सा छोड़ें या उसको रेगुलराइज करें किसी स्कीम के तहत। अगर ये नहीं होता फिर आखिरी में आप बुलडोजर भेजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, ये जो तमाशा किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों की परेशानी को देखते हुए आज कई लोग खुश हैं। बड़े बड़े डाकू जिन्होंने यहां चोरियां की हैं, आज वो सोशल मीडिया पे ऐश कर रहे हैं बाकी लोगों की परेशानी देखते हुए। यहां हीरो बने हुए लोग लोगों की मुसीबत और मुश्किलात को देखते हुए। ये सही बात नहीं है। आज कोई जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है जो इस सिलसिले को देख के परेशान नहीं है। और गवर्नमेंट का काम लोगों को परेशान करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है लोगों को राहत पहुंचाना, लोगों के जख्मों पे मरहम करना। मैं फिर ये दोहराना चाहता हूं कि हम गैर कानूनी तौर जमीन, सरकारी जमीन के कब्जे के हक में नहीं हैं, लेकिन बुलडोजर इस चीज का इलाज नहीं है। हमने जो प्रोसीजर यहां पे सजेस्ट किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट हमारी बात पे गौर करे और इसको फिर इंप्लीमेंट करे। इसमें हम जरूर गवर्नमेंट की मदद करेंगे, क्यों नहीं। हम हर किसी से गुजारिश करेंगे कि जहां पे आपके कागजात हैं आप गवर्नमेंट को सबमिट करिए और अपना नाम इस लिस्ट से निकालिए। जिस तरह मेरी बहन ने पिछले दिनों हाई कोर्ट का इस्तेमाल किया, हर कोई कोर्ट पहुंच नहीं सकता, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये तरीका जो है ये अडॉप्ट करे तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इससे जो है राहत मिल सकती है। और एक स्कीम जैसे बाकी जगहों पे हमने दिल्ली में भी देखा, जहाँ पे पूरी कॉलोनियाँ जो हैं वो रेगुलराइज की गई हैं, यहाँ पे भी एक ऐसा स्कीम होना चाहिए जिसके तहत लोगों को एक मौका दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट की कमाई भी होगी और लोगों की परेशानी भी कम हो जाएगी। तो मैं यही कहने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। अब मैं तनवीर से गुजारिश करूंगा कि वो एक एक करके आपको आइडेंटिफाई करके आपके सवाल ले लें। हाँ फर Then I don't know whether this is an issue that will resonate in the rest of the country. तो ये कहना कि ना ये पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है या जम्मू कश्मीर के जब कभी इलेक्शन होंगे उसके साथ जुड़ा हुआ, मैं कह नहीं सकता हूँ। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर इनका मकसद ये था कि लोगों को राहत पहुँचाएं, लोगों को एक मतलब मुसीबत से निकालें, तो ये तरीका नहीं है। लोग आज और ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और ज़्यादा मुश्किलात में हैं और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला जो है ये रुके। अमृत जिस तरह के आरोप लगे हैं कि भाजपा अपने लोगों को हाथ नहीं लगा रही, क्या आपको लग रहा है कि जम्मू में भी जो है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को जो है टारगेट किया जा रहा है? एक इम्बैलेंस सा तो ज़रूर है। अगर आप देखें जम्मू में किन इलाकों में बुलडोज़र भेजे जा रहे हैं और अक्सरियत वहाँ कौन से लोग रहते हैं, शायद उसी से आपको पता चलेगा कि इन लोगों के इंटेंशंस जो हैं सही नहीं हैं। एक कैलकुलेटेड डिज़ाइन के तहत यहाँ के भाईचारे को और यहाँ की यूनिटी को जो है ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और वो सारा कुछ तो आपके सामने है।
उमर साहब, जिस तरह आपने खुद कहा था कि जो प्रोसेस बनाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू यू विच इज इलीगल, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए और एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन जम्मू कश्मीर के होने के नाते, क्या आपने ये मसला एलजी के साथ अगर एलजी से कुछ बात नहीं ना, एलजी से हमने पीएमओ के ऑफिस से भी नहीं ना, हमने कोई फ़ायदा ही नहीं। हमने जब इससे पहले कभी एलजी से कोई बात करने की कोशिश की तो हमें कोई रिस्पांस वहाँ से मिला नहीं। ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ जिनमें कि माइनॉरिटी टारगेटिंग, उस पर भी जब फारूक साहब ने एलजी साहब से गुजारिश की कि मीटिंग बुलाएं और उस पर बात करें, कोई वहाँ से रिस्पांस नहीं आया। तो जब एक दो बार दरवाज़ा खटखटाया जाता और उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता, तीसरी बार खटखटाने का कोई फ़ायदा नहीं ना, तो हमने सोचा कि सीधा हम प्रेस के ज़रिए ही ये बात वहाँ पर ले जाएं। इससे पहले हमने इंतज़ार किया था कि शायद पार्लियामेंट में अगर कोई कार्रवाई होगी तो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हजरात जो है पार्लियामेंट में इस इशू को उठाएंगे। इसलिए मैंने 2-4 दिन इंतज़ार किया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने से पहले, लेकिन पार्लियामेंट में भी कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है। अब कब तक हम पार्लियामेंट का इंतज़ार करेंगे और कब हमारे मेंबर को वहाँ मौका मिलेगा और कब वहाँ पे सुनवाई होगी? तो वो प्रोसेस तो चलेगा, वो चैनल भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये ऐसा इशू है, इसको जितनी जल्दी गवर्नमेंट इस पर रिस्पॉन्स करे उतना बेहतर है। तो हमने सोचा तरीका यही अच्छा होगा कि हम पब्लिक डोमेन में ही इसको डाल दें। आपने कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बुलडोजर को रोका जाए, बट चीफ सेक्रेटरी के स्टेटमेंट्स को सामने रखते उन्होंने कहा कि कोर्ट का दरवाजा खुला है, कोई भी जा सकता है, बट बुलडोजर जो है नहीं रुकेगा और लैंड को इविक्ट करना ही है। तो स्टेटमेंट को आप कैसे देखेंगे? गलत स्टेटमेंट है ना। बुलडोजर किसी भी हुकूमत का फर्स्ट रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है। मैं आपसे पहले कह रहा हूं, किस बुनियाद पे चीफ सेक्रेटरी साहब बुलडोजर भेज रहे हैं? जब खुद हाई कोर्ट में उन्होंने माना कि फिलहाल अभी तक जो लिस्टें आई हैं वो गलत हैं, वो फेक हैं, तो जेन्युइन लिस्ट किसके पास है? सिर्फ चीफ सेक्रेटरी के पास। क्या आप और मुझे कोई हक नहीं है जानने के लिए कि हमारा नाम किसी लिस्ट में है या नहीं है? क्या हम सिर्फ उस वक्त का इंतजार करेंगे कब ये हमारा गेट तोड़ेंगे और बुलडोजर लेके अंदर घुसेंगे? क्या आपको नोटिस नहीं मिलना चाहिए? क्या मुझे नोटिस नहीं मिलना चाहिए? अब आखिरकार ये चीफ सेक्रेटरी साहब जानते हैं कि हर कोई हाई कोर्ट नहीं पहुंच सकता। वहां वैसे भी हमारे कोर्ट्स जो है वो ओवरलोडेड हैं, बहुत कम मौका मिलता है वहां सुनवाई हासिल करने का। तरीका ये है ना कि आप प्रोसीजर, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर अडॉप्ट करिए। जिस लिस्ट के बुनियाद पे आप लोगों के घरों पे बुलडोजर भेज रहे हैं, उस लिस्ट को पहले पब्लिक डोमेन में डालिए और लोगों को एक मौका दे दीजिए कि वो अपने कागज लेके आपके पास गवर्नमेंट में आए। कोई आपसे ये नहीं कह रहे कि आप कभी बुलडोजर मत चलाओ। हम आपसे ये कह रहे हैं कि कम से कम वेरिफिकेशन तो करिए। जिस तरह पहले लिस्टों में आपने हमारे नाम डाले, ये जब, और आप मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये गवर्नमेंट वाले परेशान हुए जब हमने लीज के कागज उनके सामने लाए, क्योंकि उनको शायद लगा होगा कि हमारे पास कागज नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कागज हैं और जिनको वो कागज सामने पेश करने का मौका नहीं मिल रहा है। जैसे नीडोज में जो हुआ, जब अफसर वहां खड़ा था, आप लोग वहां गवाह थे, वो अफसर के पास जाते रहे कि आप हमारे कागज देखो, कागज देखो, कागज देखो। उन्होंने कहा नहीं, हमें ऊपर से प्रेशर है, हमें कुछ करना है। अरे किस चीज का प्रेशर? कागज देखिए ना, verify whether there is a legitimate claim or not. If there is no legitimate claim, give them a chance to go. If not, then use the bulldozer. Bulldozer should be a measure of last resort, not the first option. पीरज़ादा आशिक, How should you see these kind of statements that only poor will be spared and rich will be touched? Is there no law for so-called rich in India? देखें आप, अदालत के बाहर जो, और खासकर फिल्मों में जो आप मूर्ति देखते हो ना, जिसमें वो तराजू पकड़ के होते हैं, आंखें खुली हैं या बंद? जहां तक मुझे पता है आंखों पे पट्टी बांधी है, ये दिखाने के लिए कि कानून जो है वो भेदभाव नहीं करती, कानून में फर्क नहीं है। हिंदुस्तान के आईन में कहीं पे ये दर्ज नहीं है कि फलाना कानून सिर्फ अमीरों के लिए है या गरीबों के लिए है या फलानी जगह में रहने वालों के लिए है या यहाँ के लिए नहीं है या मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। इस तरह के कानून जो है वो सबके लिए हैं। और इसी से फिर गवर्नमेंट के इंटेंशंस जो हैं
वो पता चल जाते हैं। ये पिक एंड चूज एक हवा बनाने के लिए। मैं फिर ये बात दोहराना चाहता हूं, अगर गवर्नमेंट ने लिस्ट तैयार किया है, वो लिस्ट पब्लिक डोमेन में डाल के लोगों को एक मौका दे दीजिए कि वो साबित करें कि क्या वो वहां पे एक सही क्लेम लेके बैठे हैं या वाकई गवर्नमेंट के कहने के मुताबिक वो गैर कानूनी तौर जमीन पे कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। अफजल उमर साहब, आपने काफी स्ट्रेस किया है नोटिफिकेशन, आपने इस पर काफी स्ट्रेस दिया कि कोई नोटिफिकेशन नहीं है। कल को अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती है जहां पे जिन लोगों ने गलत किया है, उस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? दूसरा कि जो क्या आपको इसमें कई जगह दिखाई तो नहीं देता, इसमें जो लैंड टू टिलर का जो बात होती है उसमें शेर कश्मीर का जमाना याद आ रहा है, उसमें ज्यादा भी बोला जा रहा है कि जो काश्तराया वगैरह है वो काफी तादाद में है कश्मीर एज कम्पेयर टू जो शहर श्रीनगर है, ज्यादा तो वही था लैंड टिलर, वो मसला वहीं पे चल रहा है। और दूसरा कि जैसा आपने खुद कहा, आप इसके अगेंस्ट नहीं है, बट एक प्रोसीजर होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने गलत किया है, क्या ये ड्राइव सही है? और वो लैंड मैं फिर इस बात पे मैं दोहराना चाहता हूँ ना, हम वैसे कोई ये नहीं कहता है कि गैर कानूनी तौर सरकारी ज़मीन पे कब्जा होना चाहिए। एक दूसरा, प्रोसीजर में क्या खराबी है ना, आप में से कोई ये कहने के लिए तैयार है कि गवर्नमेंट को किसी प्रोसीजर की जरूरत नहीं है? एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए। लैंड टू टिलर तो ये लोग उसके हमेशा से दुश्मन रहे हैं। मुझे मतलब ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि ये लोग लैंड टू टिलर को ख़त्म करना चाहते हैं। 370 पे हमला करने का एक बहुत बड़ा मकसद वो भी था। जिस तरह इन्होंने वो डोमिसाइल लॉ लाया और बाकी चीज़ें की, उसका भी एक मकसद था लैंड टू टिलर को कमज़ोर करने का। ये भी उसमें एक स्टेप हो सकता है। नोटिस निकालना एक चीज़ है, लेकिन नोटिस में भी जैसे मैंने कहा, उसमें भी आपको वक्त देना होगा ना किसी को कि वो साबित करे। मिसाल के तौर पे कल को आपको नोटिस निकले, ये तो नहीं कह सकते ना कि ये आपका नोटिस है, मैं कल बुलडोज़र लेके आ रहा हूँ। इनको ये कहना होगा ना, ये आपका नोटिस है, कानून के तहत आपको इतने दिन दिए जा रहे हैं, अगर आपके पास एक लेजिटिमेट क्लेम है इस ज़मीन का, वो क्लेम आप सबमिट करिए, हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। वही हम आपसे कह रहे हैं। उमर साहब, यहाँ से 5 अगस्त 2019 के बाद जितने भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉज लाए, नए लॉज, और या कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर या सर्कुलर जारी हुआ, उस पर वक्तन फौक्तन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने या बाकी जमातों ने बीजेपी या गवर्नमेंट को अपोज किया, ट्विटर के जरिए आपने एहतजाज किया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए। लेकिन आपका जो एहतजाज है 2-3 दिन के बाद फिर खामोश हो जाता है और कंक्रीट जो रोड मैप है वो यहाँ की अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का नज़र नहीं आता है। जैसे हमने लैंड फार्मर्स के खिलाफ फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखा, क्या आपके पास रोड मैप है जो आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करते हैं? जब हम एहतजाज इश्यूज़ पे करते हैं, हाईलाइट करते हैं और उन पे एक गवर्नमेंट से जो है एक या तो कदम एक्सपेक्ट करते हैं या उसका इलाज हम एक्सपेक्ट करते हैं। कई जगहों पे जहाँ पे गलत लिस्टें निकली रिक्रूटमेंट की, उस इशू को हाईलाइट किया गया, गवर्नमेंट ने उसको दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए। कुछ और ऐसी इश्यूज़ आए जिस पे हमने आवाज़ उठाई, गवर्नमेंट ने करेक्टिव स्टेप्स लिए। आज जो इशू हम लेके यहाँ आपके सामने बैठे हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस पे भी कुछ करेक्टिव मेजर्स होंगे। नहीं होंगे तो हम अपना अगला कदम जो है वो हम उस पर गौर करके ले लेंगे। जहाँ तक आपने बड़े इशू 5 अगस्त की बात छेड़ी, हमने हमेशा आपसे कहा ना, हमारी लड़ाई कौन सी है। हमने कहा इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ अ पीसफुल, इट इज़ अ लीगल एंड इट इज़ अ पॉलिटिकल फाइट दैट विल कंटिन्यू। आप फार्मर्स की बात हमेशा छेड़ते हो। मुझे बताइए ना, आप किस पॉलिटिकल पार्टी ने फार्मर का एजिटेशन शुरू किया? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, वो फार्मर्स ने खुद किया। इट हैड नो, यहाँ तक कि फार्मर्स ने वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को आने की इजाज़त भी नहीं दी। तो आप ये नहीं कह सकते हो ना आपके फार्मर एजिटेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजिटेशन था, वो खुद किया। यहाँ के लोग भी जिस दिन चाहे ना वो भी फार्मर्स की तरह एजिटेशन कर सकते हैं और हमें उस एजिटेशन में आने से रोक सकते हैं। कोई उनको इस चीज़ के लिए इनकार नहीं कर सकता ना।
do you think that you can still have a hope of going to the Supreme Court? Look, so long as the issue is alive in the Supreme Court, I will always be hopeful. In fact, if anything, the delay makes me even more hopeful. I'll tell you why. Because I truly believe that if the government was confident in its defense, it would have pressed the Supreme Court for an early hearing, as they do in numerous other matters. The fact that the government has shown such amazing reluctance to get into this discussion in the Supreme Court shows that they, at least privately, understand that they don't have a leg to stand on. So one day, if not today, then tomorrow, the Supreme Court will have to hear this case. And we have an assurance from the current Chief Justice, who still has some time left in his tenure, that he will make sure that the hearings begin in this matter. I believe that the delay is indicative of the fact that we have a strong case in the Supreme Court, and I'm even more hopeful now than perhaps I was in the beginning. Will you take this evictions to the Supreme Court? That's my question. The evictions issue, because I think somebody from Jammu had gone to the Supreme Court, but I'm not sure what issue they took to the Supreme Court. I think they wanted a blanket ban on the stopping of demolitions. I think our next step will depend on how the government responds to what I think are very reasonable suggestions to the government. If there is a positive response, so be it. If there isn't, then yes, we will definitely consult some senior lawyers to see what options we have. Politicians are claiming that the judiciary is dancing on the tunes of ruling government overtakes us. Then अब ये मैं नहीं मानता हूँ. सुनिए, अब अगर जुडिशरी को गवर्नमेंट के इशारों पे नाचना होता तो शायद मेरी बहन के घर के बाहर आज बुलडोजर होता. नहीं है. ये कहना कि ना अदालत या कोर्ट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के इशारों पे चलती हैं, ये शायद अदालतों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी. लास्ट 2 क्वेश्चंस आप और फिर पीरजादा. from the government as a tactical response, and do you see really any conspiracy behind this all eviction that has been intensified now from last year? Look, it is a move to divide people. We have seen this with this government. They are desperately trying to divide people, whether on regional basis, on religious basis, on caste basis, on community basis, now on economic basis. This is just one more step in that direction, to try and suggest that they should create a gulf or a wedge between rich and poor, knowing fully well that the law does not offer any such discrimination. What the suggestion or the solution or the steps that we have advocated have no such divisions. They are equal for rich, for poor. They cut across religious lines, they cut across regional lines. And I believe they are the best possible way for the government to address the concerns people have, also while ensuring that blatant misuse or capture of government land is put to a stop. Last question. So I have a very different question, which is that post August 5, 2019, they have changed land laws and many times and changed the nomenclature. So even people are confused about the nomenclature of land which they are occupying right now. For example, Shamila. People don't know, earlier it was a property land, whether it's a property land. Do you give legitimacy to this LG government to take measures which will impact thousands of people in Kashmir? Or it should be the state elected assembly, which should, and maybe elections if it is 1 year away, so land will not go anywhere. Why doesn't the elected government take it on themselves? Look, we have always said that major decisions of this nature should always be left to an elected government. But this belief of ours and this appeal of ours has always fallen on deaf ears. And therefore, if I had started this press conference only saying that an elected government should be allowed to deal with this issue, I know what the response of this LG's government is. And therefore, if my aim is to at least provide some temporary relief to people, then I need to suggest something that I at least will receive some hearing
in the LG's government rather than a blanket refusal. As to the other things that you have talked about, including changes of nomenclature, land laws, and things like that, I have always been a firm believer that the solution to all that lies in the post-election scenario, when Jammu and Kashmir, as per the commitment of the Prime Minister and the Home Minister, is restored full, unadulterated statehood, wherein we can review all these decisions taken by the Lieutenant Governor's government post-2019 and reverse all of those that are detrimental to the interests of the people of Jammu and Kashmir and that lie within the powers of the J&K Assembly. Okay? Chalo. Thank you so much. Thank Please you. have your tea after before you leave. Thank you. ठीक?